डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास 1200 ईस्वी से 1760 ईस्वी, इस प्रश्न पत्र के यूनिट संख्या 1 में पहला टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। उसके बारे में मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। आप अपने पास में एक नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि महत्वपूर्ण चीज़ें साथ में नोट भी करते जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत को जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पूरे जो मध्यकाल है 1200 से लेकर 1760 ईस्वी तक का, इसको दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक भाग है जिसमें मुख्यतः दिल्ली सल्तनत और उसके इर्द गिर्द जो घटनाएं हुई उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसको सल्तनत काल कहा जाता है, जो 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का माना जाता है। मुगल काल जब बाबर ने भारत में मुगल राज्य की स्थापना की तो उसके बाद से लेकर के 1760 यूँ कहे कि पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले के भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। आज अपन इस टॉपिक में केवल सल्तनत कालीन स्रोतों के बारे में ही पढ़ेंगे। मुगल कालीन स्रोतों के बारे में अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। सल्तनत कालीन स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अरबी साहित्य है। क्योंकि जब ये जो काल क्रम लिया है 1200 से 1526 तक का, इस समय अरबी जो साहित्य है वो बहुत ही कम भारत में लिखा गया। जबकि जो भी इसमें अरबी स्रोत में जो भी सामग्री यहाँ मैंने लिखी है वो सभी 1200 से पहले की है, लेकिन भारत में इस्लामी आक्रमण और इस्लाम धर्म का भारत में प्रवेश किस प्रकार से हुआ है उनकी जानकारी भी इन स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है, इसलिए मैंने इसको भी साथ में जोड़ा है। तो अरबी स्रोतों में एक सबसे महत्वपूर्ण है वो चचनामा है। चचनामा भारत पर सबसे पहले इस्लामी जो शासन स्थापित हुआ था वो सिंध प्रदेश में हुआ था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और उस आक्रमण की जानकारी इस चचनामा ग्रंथ में मिलती है। तो ये भारत में इस्लामी आक्रमण का जो प्रारंभ है उसके बारे में महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा एक सुलेमान नामक यात्री था, उसने लिखा है अखबार अल सिंध वल हिंद। उसने 9वीं शताब्दी में वो भारत की तरफ आया था और उसने दक्षिण भारत के बारे में और उस भारत का जो व्यापारिक ढांचा है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। अल मसूदी भी एक यात्री था जिसने अपनी पुस्तक लिखी है मुरूज अज जहब। ये भी एक अरब यात्री था और इसने भारत का पश्चिमी तट जो गुजरात महाराष्ट्र का तट है वहाँ तक यात्रा की थी और उसने भारत की स्थिति और व्यापार और के बारे में लिखा था। सबसे जो महत्वपूर्ण अरबी लेखक है वो अल बरूनी है, जो जब भारत पर मोहम्मद गजनवी ने सिलसिलेवार लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हमले करना शुरू किए तो अल बरूनी उसी के साथ में भारत में आया था और उसने अपनी पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद। और इस पुस्तक को रचना उसने 1030 ईस्वी के आसपास की है और इस पुस्तक में उसने भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ भारत के लोगों के चिंतन और दृष्टिकोण पर भी उसने नज़र डाली है और लगभग पूर्व मध्यकाल की जानकारी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। अगले टॉपिक में अपन पढ़ते हैं फारसी साहित्य। फारसी साहित्य किस प्रकार से सल्तनत कालीन भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखता है। तो फारसी साहित्य में सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में मानी जाती है
और उस समय से जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण फारसी ग्रंथ है वो तबकात ए नाशिरी है। इसका लेखक मिन्हास उस सिराज था। इसने इस्लाम धर्म की स्थापना से लेकर के 1260 ईस्वी तक का इतिहास लिखा है। यद्यपि उसने भारत में इस्लामी शासन की स्थापना से पहले के का घटनाओं को धार्मिक दृष्टि से या कम वैज्ञानिक तरीकों से लिखा है, लेकिन जिन घटनाओं का वह साक्षी रहा है उसके बारे में उसने डिटेल से लिखा है। वास्तव में जो तबकात ए नासिरी है, इसमें तबकात शब्द अध्याय का नाम है। इसमें उसने कुल 23 तबके लिखे हैं और इन तबकों में उसने अपना जो खास करके इल्तुतमिश और जो बलबन था उसके समय के घटनाएं लिखी हैं। क्योंकि बलबन जब उलूग खां के रूप में था तो ये वहाँ पर उसके दरबार में भी था और वहाँ पर काजी उल कुजात भी नियुक्त किया गया था और 1254 में इसको सदर ए जहां भी बनाया गया था। तो ये बाबा बलबन के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक रहा था। और जब भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ इल्तुतमिश के समय में, तब यह भारत की तरफ आया था और फिर वो यहीं कई मदरसों में और धार्मिक कार्य में भी लगा रहा। इसने जो अपने रचना में जो विवरण लिखा है उसमें उसने धार्मिक विशेषणों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। जैसे उसने जो भी लड़ाई हुई है उसने उस लड़ाई को शासकों के बीच में लड़ाई बताने की बजाय उसे हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई बताई है। और उसने भारत के जो लोग हैं उन सभी को एक धार्मिक नज़रिए से देखा है। और दूसरी जो इस ग्रंथ की जो महत्वपूर्ण कमी है वो ये है कि यह घटनाओं को बहुत ही बोरियत तरीके से लिखता है, तो ये रसहीन ग्रंथ हो गया है। यह चूंकि दरबार के साथ में संलग्न था तो इसने दरबार की आलोचना बिल्कुल भी नहीं की है। वह अपने शासकों को खुश करने के लिए लिखता है, इसलिए उसने ऐसी सभी बातों को इग्नोर कर दिया जो बातें उसके शासकों या उसके संरक्षकों के खिलाफ पड़ती थी। और चूंकि एक धार्मिक व्यक्ति था इसलिए इसको ऐतिहासिक कालक्रम की भी ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए इसकी घटनाओं में बहुत सारा कालक्रमानुक्रमिक दोष भी आ जाता है और वह कई बार वो उल्टी सीधी तारीखें भी लिखता है। तो ये इस ग्रंथ की कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी भारत में इस्लामी स्थापना या सल्तनत काल की स्थापना के बारे में जानकारी देने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। जियाउद्दीन बर्नी ने जो अपनी पुस्तक लिखनी शुरू की है तारीख फिरोज शाही, वह जहाँ से मिनहाज ने छोड़ा था, मतलब 1260 ईस्वी से, वहाँ से इसने इसको आगे कंटिन्यू किया। जैसे वो पहले इस्लामी शासन का भी इतिहास लिखता है, लेकिन जो वास्तविक घटनाक्रम है वो मिनहाज के बाद से उसने कंटिन्यू शुरू किया। तो मिनहाज की एक यह भी भूमिका या योगदान है कि उसने जो ग्रंथ लिखा वो बाद के लेखकों के लिए एक आधार बन गया। तो बर्नी ने वहाँ से आगे स्टार्ट किया और उसने तारीख फिरोज शाही लगभग 1357-58 के बीच में उसने लगभग इसको पूरा कर लिया था। तारीख फिरोज शाही में वह फिरोज शाह तुगलक के समय के बारे में ज़्यादा लिखता है, क्योंकि बर्नी एक धार्मिक उलेमा वर्ग का व्यक्ति था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसके मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में संबंध अच्छे थे, इसलिए उसने मोहम्मद तुगलक की कई नीतियों का विरोध करने के बजाय उसमें तर्क ढूंढने का प्रयास किया है। जबकि फिरोज तुगलक और बर्नी के बीच में अच्छी नहीं बन रही थी, इसलिए उसने फिरोज तुगलक को राजी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए उसकी स्तुति में तारीख फिरोज शाही लिखी। इसलिए उसने फिरोज की भी कई नीतियों की तारीफ की जो एक इतिहासकार को समालोचनात्मक तरीके से करना था, वो करने के बजाय उसने प्रशंसात्मक भाव अपना लिया। तारीख फिरोज शाही लिखने के बाद भी फिरोज तुगलक का बर्नी के प्रति कोई विचार नहीं बदला, यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। फतवा ए जहांदारी जो पुस्तक है यह मूलतः एक प्रकार से एक धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ कहा जा सकता है, ऐतिहासिक बहुत ही कम है। इसमें वह जो मोहम्मद गजनवी है
उसके भाषणों को वो पेश करने का प्रयास करता है, लेकिन वो इस शैली में पेश करता है, वो अपने खुद के ही विचारों को मोहम्मद गजनवी के विचार बना करके पेश करना चाह रहा है। तो एक प्रकार से अपने विचारों को मान्यता दिलाने का प्रयास कर रहा है। इसमें मूलतः इस्लामी धर्म और उसके बारे में ही अधिक जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है शम्स सिराज अफीफ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार था जिसने तारीख फिरोज शाही, यहाँ यह ध्यान रखना है कि तारीख फिरोज शाही नाम की पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने भी लिखी है और शम्स सिराज अफीफ ने भी लिखी है। अफीफ ने अपना जो ग्रंथ शुरू किया है वो जहाँ बर्नी छोड़ता है वहाँ से अफीम शुरू करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहाँ मिनहाज ने छोड़ा उसको बर्नी ने पूरा किया, बर्नी ने छोड़ा उसको अफीफ ने पूरा किया। तो ये एक काल क्रम के अनुसार एक दूसरे के पूरक ये तीनों ग्रंथ बन गए। यह पुस्तक तो मूलतः उस समय लिखी गई है जब भारत पर तैमूर का आक्रमण हो चुका था। तैमूर ने न केवल दिल्ली सल्तनत को बल्कि भारत की आत्मा को रौंद डाला था और उस समय जो लोगों में निराशा की भावना थी उस भावना से वशीभूत होकर के यह लेखक लिख रहा है। उसने फिरोज शाह तुगलक के शासन की बहुत अधिक मात्रा में प्रशंसा की, क्योंकि वो यह दिखाना चाहता था कि वर्तमान में जो शासक है वो इतने निकम्मे और नकारा हो गए हैं कि यह विदेशी आक्रमणकारियों की रक्षा नहीं कर सके, जबकि इसकी वजह यदि यहाँ पर फिरोज तुगलक होता तो तैमूर को जवाब दिया जा सकता था। तो यह एक प्रकार के नॉस्टैल्जिया के भाव में बैठा था और इसने यह पुस्तक फिर तारीख फिरोज शाही लिखी है। सल्तनत काल का एक महत्वपूर्ण और फारसी ग्रंथ है फतूह उस सलातीन। फतूह उस सलातीन की रचना अब्दुल मलिक इसामी ने की है। इसामी जो है वो बहमनी वंश के संस्थापक बहमन शाह के दरबार में था। ये बहमन शाह वही है जिसको मोहम्मद तुगलक ने अपने कैद में डाल दिया था। फिर वो जब वापस गया तो उसने एक नए वंश की स्थापना की जो बहमनी वंश कहलाया। इसके बारे में और आगे अपन पढ़ते रहेंगे। बहमन शाह के दरबार में था, इसलिए इसामी ने मोहम्मद तुगलक की नीतियों का विरोध किया। न केवल मोहम्मद तुगलक की दक्षिण नीति बल्कि धार्मिक नीतियों का भी इसने विरोध किया। तो ये दक्कन और वहाँ पर इस्लामी स्थापना के बारे में और अधिक स्पष्टता से जानकारी देता है। सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण इतिहासकार या लेखक कहा जा सकता है वो अमीर खुसरो, जिसको तूतिए हिंद भी कहा जाता है, हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो एक सूफी विचारधारा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था और वह निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य या उसका बहुत ही करीबी था। वह मूलतः इतिहासकार तो नहीं था, लेकिन उसने जो साहित्य लिखा है उसमें कई ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती है। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक के 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। उसने जो अधिकतम अपनी रचनाएं हैं वो 1289 से लेकर के 1325 ईस्वी तक ही लिखी है। इसकी जो सबसे पहली रचना थी वो किरात उस सादेन है। किरात उस सादेन में उसने बुगरा खां और कैकुबाद का मिलन बताया है। जब बलबन की मृत्यु हो गई तो बलबन के बाद में उनके जो निर्बल उत्तराधिकारी थे उस समय का घटनाक्रम किरात उस सादेन में बताता है, जिसमें अमीरों के जीवन के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही इसमें यह भी आता है कि कैकुबाद को बुगरा खां से मिलने का मना भी किया गया था, लेकिन फिर भी वो मिला और उसको दंड भुगतना पड़ा। तो यह ग्रंथ मूलतः दरबारी षड्यंत्र या दरबारी जीवन और उन अमीरों के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करता है। तो यह दरबारी जो जीवन है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। अगला ग्रंथ है इसका मिफ्ताह उल फुतूह। इसमें जलालुद्दीन खिलजी के जो अभियान है, खास करके जो रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया या उसने जहाइन का किला जीता, इसके बारे में अधिक जानकारी है। जलालुद्दीन खिलजी के समय ही मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था, उसके बारे में भी यह
अधिक स्पष्टता से जानकारी देता है। तो मिफ्ताह उल फुतूह कुछ राजनीतिक घटनाओं को भी अपने साथ में समेटे हुए है। अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है खजाइन उल फुतूह। इसको तारीख अलाई भी कहा जाता है। यह मूलतः अलाउद्दीन खिलजी के समय का है और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रथम 15 सालों के दौरान इसको लिखा गया है। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी का चाटुकारितापूर्ण वर्णन किया गया है। इसमें अलाउद्दीन की बहुत अधिक मात्रा में प्रशंसा की गई है और इसमें अलाउद्दीन ने जो गुजरात या चित्तौड़ और दक्षिण की जो आक्रमण की और उनको जो जीता है उसके बारे में भी उसने वर्णन किया है। फिर भी इसी ग्रंथ में उसने जिन जिन प्रदेशों में अलाउद्दीन खिलजी की सेना और ये गए वहाँ की भूगोल और वहाँ के जलवायु के बारे में भी लिखा गया है। अमीर खुसरो की एक और पुस्तक है आशिका। यह एक प्रेम कथा है जो गुजरात के शासक की पुत्री थी देवल रानी उसकी और सल्तनत युवराज खिज़र खां की प्रेम कथा है। और इस ग्रंथ में ही उसने अमीर खुसरो ने यह भी बताया है कि मंगोलों का जब आक्रमण हुआ, आगे अपन पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के कितने आक्रमण हुए और किस प्रकार से अलाउद्दीन ने उन सभी आक्रमणों का प्रतिरोध किया, मंगोल नीति के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन मंगोलों ने जब आक्रमण किया तो अमीर खुसरो भी उस टुकड़ी में कहीं साथ था और उसको भी मंगोलों ने कैद कर लिया, इसका भी वो जिक्र करता है। अमीर खुसरो की एक जो राजनीतिक कम बल्कि भूगोल और जलवायु सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है नूह शिपिहर। इसमें मुबारक खिलजी के बारे में अधिक वर्णन किया गया है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि इसने यहाँ भारत के भूगोल, जलवायु, संस्कृति, सभ्यता, विचारों की बहुत प्रशंसा की है। वह बहुत बड़ा प्रशंसक रहा भारत का। इसने भूगोल, प्रकृति और जीवन का बहुत ही जीवंत तरीके से वर्णन किया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गया है। इसका जो अंतिम ग्रंथ है वो तुगलकनामा है, जो गयासुद्दीन तुगलक और खुसरो शाह दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई थी और उसमें गयासुद्दीन तुगलक जीता और इसी बात को इसने इस पुस्तक में लिखा है। इसने जो इस पूरे युद्ध का वर्णन किया गया है इसको पूरा धार्मिक दृष्टि से ही इस युद्ध को माना है। उसमें जहाँ गयासुद्दीन तुगलक को एक ईश्वरीय या अल्लाह का पैगंबर मान करके, उसका दूत मान करके उसका वर्णन किया गया है, जबकि खुसरो शाह को एक शैतान माना गया है। और यह जो युद्ध है यह दो राजाओं के बीच में युद्ध न होकर के एक अच्छे व्यक्ति और एक बुरे व्यक्ति के बीच में एक धार्मिक दृष्टिकोण दे करके इस युद्ध का वर्णन किया गया है। तो अमीर खुसरो ने जो पुस्तकें या जो साहित्य लिखा है उसमें कई सारी ऐतिहासिक जानकारियाँ हैं जो मैं खास करके इससे खिलजी वंश और उसके आसपास की जानकारियाँ बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। अगला जो फारसी लेखक है वो याह्या बिन अहमद सरहिंदी है। इसने तारीख मुबारक शाही पुस्तक लिखी जिसने 1351 ईस्वी के बाद का जो इतिहास लिखा है वो उसने प्रत्यक्ष दृष्टि से लिखा है, यानी वो उसमें जीवित था और उसने वो देख कर के लिखा है, जो देखा वो लिखा है। लेकिन इससे पहले का जो इतिहास है वो उसने अपने पूर्व इतिहासकारों या पूर्व लेखकों के पुस्तकों से सीधा हूबहू लिया है। तो ये मुख्यतः जो पुस्तक है ये मुबारक शाह के बारे में है और इस पुस्तक में मुबारक शाह का ये चाटुकारितापूर्ण वर्णन भी करता है। एक प्रकार से ये दरबारी लेखक है। जो अफगान शासक हुए भारत में उनके बारे में जानकारी, अफगान शासक जिसको लोदी वंश भी कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी रखने के लिए रिजकुल्ला मुस्ताकी की पुस्तक वाक़यात मुस्ताकी है। इसमें वो बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी वगैरह, सिकंदर लोदी के बारे में जानकारी देता है। अफ़गान शासकों के बारे में, चूँकि ये सल्तनत काल के बाद में लिखी गई पुस्तक है, लेकिन फिर भी अफ़गानों के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है अब्बास खां शेरवानी द्वारा लिखित तारीख़ शेरशाही। चूँकि इसमें शेरशाह की घटनाओं का उल्लेख है और इस पुस्तक को लिखने के लिए अकबर ने कहा था, इसलिए इस पुस्तक को तोहफ़ा-ए-अकबर शाही भी कहा जाता है। इसमें भी शेरशाह और अफ़गानों के शासनकाल का उल्लेख किया गया है। तो ये तो मोटे तौर पर जो पुस्तकें या ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो दरबार में है, अधिकतर तो दरबार में ही लिखे गए हैं, उन ग्रंथों के बारे में जानकारी है। इसके अलावा
मध्यकालीन सल्तनतकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोतों के रूप में पत्रों का संकलन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि न केवल सुल्तान बल्कि कई बार अमीर भी आपस में एक दूसरे के साथ में जो पत्राचार किया करते थे, तो वो पत्र भी संकलित किए गए हैं और वो मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय वो लोग क्या सोचते थे या क्या किया करते थे। तो दो महत्वपूर्ण संकलनों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इंसा ए माहरू और रियाजुल इंसा। वैसे इंसा का मतलब पत्राचार या पत्र या लेखन कार्य ही होता है। तो ये पत्रों का संकलन भी सल्तनतकालीन इतिहास की जानकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। सल्तनत काल में ही इस्लामी धर्म में एक भारत में नई प्रवृत्ति का परिचय हुआ और वो था सूफी आंदोलन। और उस सूफी में जो सूफी संत थे, उन सूफी संतों ने बहुत सारा साहित्य लिखा है। तो उनकी जो कुछ उक्तियां हैं या उनकी जीवनियां हैं, उनके जो विचार है, उन सभी विचारों को मलफूजात कहा जाता है। ये याद रखना जैसा बिंदु है, मलफूजात। और इस मलफूजात का एक उदाहरण है, इसमें निजामुद्दीन औलिया के वार्तालाप को लिखा गया है, वो है फवाइदुल फवाद। ये एक प्रकार से मलफूजात है जो सूफियों ने आपस में एक दूसरे को पत्र लिखे हैं, और उनका जो संकलन है वो मकतूबात कहलाता है। और ये मकतूबात भी उस सल्तनतकालीन धार्मिक सामाजिक जीवन की जानकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। सल्तनत काल में आत्मकथाएं भी लिखी गई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिनिधित्व करने वाली जो आत्मकथा है वो फिरोज शाह तुगलक की है, जिसको फतूहात फिरोज शाही नाम दिया गया है। इसमें फिरोज तुगलक ने स्वयं अपने शासनकाल का उल्लेख किया है। सल्तनत काल में कई विदेशी यात्री भी भारत में आए, और उनमें से एक और सबसे महत्वपूर्ण था इब्न बतूता, जिसने अपना यात्रा वृतांत रेहला नामक पुस्तक में लिखा है। यह मूलतः अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था और यह भारत आया और मोहम्मद तुगलक के समय यह दरबार में रहा, कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहा। इसने भारत से ही चीन की यात्रा की थी और वापस भी भारत आया था। तो इसने जो रेहला पुस्तक लिखी है, इसमें एक विदेशी व्यक्ति की तरह से दृष्टि से भारत को किस प्रकार से देखा गया है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब जो ये मुख्यतः जो सभी विदेशी भाषाएं कहा जा सकता है, अब जो भारत में जो भाषाएं थे उनमें कुछ साहित्य लिखा गया है, तो उन साहित्य के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि क्या किस प्रकार से साहित्य की रचना हुई है। तो सबसे पहले संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा में जो मुख्यतः अभी उच्च वर्ग की भाषा बन रही है धीरे धीरे, और इस भाषा में भी बहुत ही अधिक संख्या में मौलिक ग्रंथ भी लिखे गए और अनुवाद का काम भी हुआ। तो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है गीत गोविंद, जिसकी रचना जयदेव ने की है। कृष्ण भगवान के बारे में है। इसमें जो विजयनगर राज्य था, उस विजयनगर राज्य का एक सबसे महत्वपूर्ण शासक था कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में ही एक जाम्बवंत कल्याण पुस्तक लिखी है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्रोत है विजयनगर साम्राज्य और उसके जीवन को जानने के लिए। राजस्थान के तरफ देखें तो हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी ने की है। यह भी एक संस्कृत का ग्रंथ है। ये बहुत महाकाव्य है जिसमें हमीर के बारे में बताया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्हण ने लिखा, जिसको राजतरंगिणी नाम दिया गया है। इसमें लगभग 1152 के आसपास ये ग्रंथ लिखा गया है, और इसमें कल्हण की जो राजतरंगिणी है, यह आधुनिक इतिहास की दृष्टि से सबसे प्रमाणिक और सटीक पुस्तक मानी जाती है। सामाजिक जीवन और सामाजिक विधि विधानों के बारे में विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा जो ग्रंथ है वो लिखा है। इसके अलावा ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ सोमदेव ने लिखा है। यह मुख्यतः चौहान वंश के शासकों के बारे में जानकारी देता है। हिंदी भाषा के बारे में कि हिंदी भाषा उस समय धीरे धीरे विकसित हो रही थी। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने इसको आदि काल या वीर गाथा काल कहा है, जब हिंदी की शुरुआत हो रही थी। और हिंदी का जो उदय है वो शौरसनी या अर्धमागधी भाषा से हुआ है।
और इस भाषा में जो महत्वपूर्ण रचनाएं की गई है उसमें सबसे प्रधान है चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। इसमें पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानकारी मिलती है। इस समय रासो साहित्य और भी लिखा गया, अमीर रासो है, और भी इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, खास करके राजपुताना में। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखी है, ये भी हिंदी भाषा में लिखी गई है। मलिक जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की है, ये लगभग 16वीं शताब्दी की रचना है, और इसी में पद्मावत और हीरामन तोते की जो कहानी है वो भी इसमें बताई जाती है। अमीर रासो, इसने भी अमीर के बारे में लिखा है और उसकी रचना सारंगधर ने की है। उसी प्रकार से खुमान रासो है जिसकी रचना दलपत विजय ने की है। ये सभी राजस्थान में लिखे गए रासो साहित्य है। अमीर खुसरो ने भी हिंदी भाषा में कुछ छोटे छोटे पद लिखे हैं जिसको मसनवी कहा जाता है, और जो जिस भाषा का वो प्रयोग करता है वो उसको हिंदवी बोलता है, जो आज की हिंदी बनी हुई है। इसके अलावा बांग्ला भाषा में भी साहित्य की रचना भी है। जो बांग्ला साहित्य है, बांग्ला भाषा की जो उत्पत्ति वो लगभग 10वीं शताब्दी में हुई, और धीरे धीरे ये विकसित होते हुए एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो गई। बांग्ला भाषा में जो वहाँ बंगाल में जब क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ तो वहाँ के शासक नुसरत शाह ने काशीराम को महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद कराने का काम दिया, और काशीराम ने महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया। इसके अलावा सुल्तान हुसैन शाह थे जिन्होंने मालधर बसु को गीता का अनुवाद कराने के लिए कहा, और मालधर बसु को हुसैन शाह ने गुणराज खान की उपाधि से भी विभूषित किया था। ये मालधर बसु बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। बंगाल में बांग्ला भाषा में जो रामायण है उसका अनुवाद कृतिवास ने किया है, और आज जो बंगाल में जो रामायण का स्वरूप चलता है वो यानी कृतिवास के द्वारा लिखी गई पुस्तक का है। इसको बंगाल की बाइबल भी कहा जाता है। मराठी भाषा में भी इसी समय धीरे धीरे मराठी भाषा का भी विकास हो रहा था, और इसमें भी साहित्य की रचना धीरे धीरे की जा रही थी। लेकिन मराठी भाषा में जो अधिकतर साहित्य जो अभी उपलब्ध है वो संत साहित्य है। संत ज्ञानेश्वर ने गीता पर टीका लिखी जिसको ज्ञानेश्वरी नाम दिया गया है। संत एकनाथ हुए जिन्होंने भागवत को मराठी में अनुवाद किया, और उन्होंने रुक्मिणी स्वयंवर नामक पुस्तक भी लिखी। संत तुकाराम थे जिन्होंने अभंग की रचना की है। तो ये मुख्यतः धार्मिक साहित्य है, लेकिन फिर भी इसमें समाज और धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी सल्तनत काल के जीवन के बारे में जानकारी रखने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तेलुगु भाषा में भी इस समय को साहित्य लिखा गया। तेलुगु में एर्रा प्रगदा ने चंपू शैली में रामायण लिखी है। अब ये महत्वपूर्ण है कि चंपू शैली क्या होती है। चंपू शैली में एक ऐसी रचना होती है जो एक साथ गद्य भी होती है और पद्य भी होती है। तो एक साथ गद्य और पद्य दोनों में ही जो रचना की जाती है उसको चंपू शैली कहा जाता है। तो एर्रा प्रगदा ने रामायण की रचना इस चंपू शैली में की। जो विजयनगर साम्राज्य था उनकी जो भाषा जिसका संरक्षण दिया वो तेलुगु भाषा ही थी, और विजयनगर के दरबार में कृष्णदेवराय के समय पेदन्ना हुआ। पेदन्ना ने तेलुगु भाषा में मनु चरित लिखा, और कृष्णदेवराय स्वयं ने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यदा नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। कन्नड़ भाषा पर अधिकतर जैन प्रभाव था, क्योंकि भारत के अन्य भागों से जब जैन धर्म धीरे धीरे लुप्त प्राय होने लगा तो फिर भी लेकिन कर्नाटक में यह अधिक विकसित रहा। तो कर्नाटक में जो साहित्य लिखा गया वो कन्नड़ भाषा में रहा, और इस पर जैन धर्म का प्रभाव अधिक रहा। एक महत्वपूर्ण रचना रुद्र भट्ट ने जगन्नाथ विजय के बारे में लिखी है। तमिल जो स्रोत हैं उसमें विल्लपुत्तुरार ने महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद करवाया। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो भी अनुवाद के काम हुए हैं इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि अनुवाद तो भले ही मौलिक ग्रंथ का हुआ और वो मौलिक ग्रंथ बहुत पहले का लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी
लेखक, कवि, इतिहासकार या साहित्यकार जब अपनी रचना को लिखता है तो वह अपने समकालीन दृष्टिकोण को भी लिखता है और वह अपने उस समय जिस समाज या जिस जीवन में रहता है उससे भी वो प्रभावित होता है, तो वो अपने इनपुट्स को उसमें डाल देता है, वो चाहे जाने अनजाने में डाले। तो इस प्रकार से हमें इस विभिन्न अनुवादिक ग्रंथों से माध्यम से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अभी तक अपन ने जो सब पढ़ा है वो सभी साहित्यिक स्रोत हैं। वैसे सल्तनत काल की जानकारी के जो प्रधान स्रोत है या बहुतायत जो स्रोत है वो साहित्यिक स्रोत ही है। पुरातात्विक स्रोत बहुत कम या यूँ कहें कि अधिक अभी महत्व नहीं प्राप्त कर सके हैं, लेकिन फिर भी पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमें यह स्पष्टता होनी चाहिए कि यह साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अधिक प्रमाणिक माने जाते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में इन जो सल्तनत कालीन शासक थे इन्होंने कई जो ढांचे बनवाए हैं वहाँ पर भी कई अभिलेख लिखवाए हैं, जैसे ढाई दिन का झोपड़ा है, इसमें यहाँ पर भी अभिलेख लिखवाए, या मदरसे बनवाए हो, दरगाह या मस्जिदें बनवाई हो, वहाँ पर उन्होंने अपने अपने अभिलेख खुदवाए हैं। इसके अलावा जो इन्होंने सिक्के जारी किए हैं वो सिक्कों के भंडार आज अपने को उपलब्ध हैं। उन सिक्कों के माध्यम से जैसे इल्तुतमिश का जो टंका और जीतल है ये उपलब्ध है आज, तो उनमें उनकी मात्रा, उनका मूल्य, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सल्तनत कालीन शासकों ने कई बड़ी इमारतों का निर्माण करवाया है, किलों का निर्माण करवाया है। तो इन किलों की शैली क्या थी, इमारतों की शैली क्या थी, इन सब चीज़ों के माध्यम से भी हम सल्तनत कालीन जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, और अभी इस पर अभी काफ़ी सारा काम किया जाना बाकी है। तो आज अपन ने सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़ा। अब इसमें एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, जब आप इसको पढ़ें और उस हिसाब से आप तैयार भी करें तो एक निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न बनाया जा सकता है कि सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी के प्रधान स्रोत कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो इसका आप अभ्यास बैठ के करें। धन्यवाद।